Good morning student, it is video number 4 of chapter periodic classification of element class 10th। अब तक की प्रीवियस 3 वीडियोस में हमने डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स को डिस्कस किया है, न्यूलन लॉ ऑफ ट्रायड्स को डिस्कस किया और एक वीडियो इंट्रोडक्टरी थी। तो अब हम यहाँ पर मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी, मेंडलीव ने जो लॉ दिया था, हम उसको स्टडी करते हैं। तो मेंडलीव ने भी एक टेबल अरेंज की। टेबल क्या होती है? टेबल होती है जिसमें लेफ्ट टू राइट भी कुछ रो हो या पीरियड, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट को हम क्या बोलते हैं, रो या पीरियड, और टॉप टू बॉटम कुछ कॉलम होते हैं जिनको हम ग्रुप भी बोलते हैं। तो उसने टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में, टेबल क्या होती है बेसिकली? टेबल जिसमें लेफ्ट टू राइट भी कुछ हमारे पास स्लॉट हो और टॉप टू बॉटम भी कुछ स्लॉट हो, उसी को टेबल बोलते हैं। तो जो अपनी टेबल बनाई थी मेंडलीव ने, वो किस बेस पे बनाई थी? एटॉमिक मास के बेस पे बनाई थी। तो उसने एक लॉ दिया था जिसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोला जाता है। पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है एक फिक्स पीरियड के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती है, यही पीरियोडिक लॉ है। ये मेंशन है यहाँ पर। ही स्टेट्स दैट, उसने बताया, किसने? दमित्री इवानोविच मेंडलीव ने, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मींस एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स एटॉमिक मास के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है। यही था हमारा मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है। रशियन केमिस्ट थे वो, 1871 में उन्होंने अपनी ये टेबल बनाई थी। उन्होंने एटॉमिक मास को फॉलो किया था, एटॉमिक नंबर को फॉलो नहीं किया था। और उन्होंने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट नोन थे, उनके टाइम पे कितने एलिमेंट नोन थे? 63। याद रखना, ये क्वेश्चन है। 63 एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे, और उसने 63 के एलिमेंट, सभी एलिमेंट को अपनी टेबल के अंदर अरेंज कर दिया था। इवन उनको तो अरेंज कर ही दिया था, साथ में उसने फ्यूचर में होने वाले डिस्कवर्ड एलिमेंट को के लिए भी स्लॉट छोड़ दिया था अपनी। आप देख रहे होंगे इस टेबल में बीच बीच में यहाँ पर गैप नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब बच्चे जनरली, आप ये मत सोचना कि ये इतनी डिफिकल्ट टेबल हम कैसे लर्न करेंगे, आपको लर्न करनी भी नहीं है ये, ठीक है। आपको बेसिकली ये इंफॉर्मेशन जरूर पता होना चाहिए जो यहाँ पर थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। टेबल आपको लर्न नहीं करनी है, मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, पर अभी हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट करते हैं। तो जब ये टेबल बनाई मेंडलीव ने, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ अचीवमेंट भी होंगी, कुछ अच्छी बातें निकल कर भी आएंगी और कुछ मिस्टेक्स भी होंगी। तो पहले हम ड्रॉबैक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉबैक्स या कमियां क्या रही? तो कमियां इसकी ये रही, पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट जस्टिफाइड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट जस्टिफाइड, हाइड्रोजन की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं थी। किसी ने पूछा उनसे कि हाइड्रोजन, आपको ने जो कमेटी थी जिसके पास वो टेबल बनकर गई थी, उस टेबल के बारे में उन्होंने पूछा कि आपने हाइड्रोजन को इस ग्रुप में क्यों रखा, ये जो फर्स्ट ग्रुप है। अच्छा, यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ना, G1, G1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, G2 सेकंड ग्रुप, G3 थर्ड ग्रुप, G4 फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप। तो ग्रुप कितने हैं हमारे इसमें? याद रखना, ग्रुप कितने हैं? ग्रुप जिसको हम कॉलम भी बोल देते हैं, वो कितने हैं? 8। याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का। तो ये ग्रुप है, और इस साइड आप देख रहे हो ये P1 P2 P3 P4 लिखा हुआ है। ये मींस पीरियड है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 एंड पीरियड 12। तो पीरियड्स कितने हैं? 12। पीरियड्स को हम रो भी बोल देते हैं, ठीक है। पीरियड्स को हम क्या बोल देते हैं? रो भी बोल देते हैं। क्लियर? यहां मैं मेंशन कर रहा हूं, रो बोल देते हैं, पीरियड बोल देते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जो पीरियड या रो थे वो कितने थे? 12। और टॉप टू बॉटम जो ग्रुप या कॉलम थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, वो कितने थे? 8। तो ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या रही? जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज हैं वो इन सब के साथ तो मैच करती ही हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह के साथ, वो इनके साथ में मैच करती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनके साथ। तो उनसे पूछा गया कि आपने हाइड्रोजन को ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्यों रखा, ग्रुप नंबर 7 में क्यों नहीं रखा? तो इसका उनके पास कोई आंसर नहीं था, उन्होंने वैसे ही इसको पुट कर दिया था यहाँ पर। तो ये एक प्रॉब्लम थी। दूसरी, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट जस्टिफाइड। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स नॉट जस्टिफाइड, आइसोटोप्स की पोजीशन जस्टिफाइड नहीं थी। तो पहले आपको आइसोटोप्स पता होना चाहिए क्या होता है। तो आइसोटोप्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। रिपीट करता हूं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। जैसे मान लो मैं ये 2 एटम ले लेता हूं और ये दोनों ही एटम ऑक्सीजन के हैं। क्लियर? तो इन दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, इसका भी 8, इसका भी 8, बट जो एटॉमिक मास होगा वो डिफरेंट होगा। लाइक इसका 16 होगा, इसका 15 होगा।
समझ में बात? तो ये दोनों क्या है, आइसोटोप्स, किसके, ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है 8 और 8, बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है 16 और 15। अब ये जो टेबल है ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनी है, मतलब जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे यहां से ऐसे चलते चले जाएंगे तो एटॉमिक मास इंक्रीज होता चला जाएगा। अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है तो अब याद करो, आपको हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होती हैं, एक होता है 1h1, एक होता है 1h2, एक होता है 1h3। मतलब इन तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 111 है, बट एटॉमिक मास 123 है, और इनको बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो अगर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग है तो 3 अलग अलग स्लॉट में 3 हाइड्रोजन आने चाहिए थे। सिमिलरली कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 613 भी होता है, तो 12 और 13 तो डिफरेंट मास नंबर हो गया, डिफरेंट मास नंबर हो तो उनको डिफरेंट स्लॉट मिलना चाहिए, बट कार्बन को तो एक ही स्लॉट मिला है, हाइड्रोजन को तो एक ही स्लॉट मिला है। सिमिलरली बाकी सबके साथ भी होगा, तो आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी ना, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट, तो वो जस्टिफाइड नहीं था। नेक्स्ट हम बात करें लिमिटेशन की, एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। कई जगह उसने ऐसे ही पेयरिंग में रख रखे थे, देखो ये 3 पेयर में रख रखे हैं, ये 3 फिर एक साथ पेयर में है, ये 3 फिर एक साथ पेयर में है। इसका रीजन पूछा, कोई रीजन नहीं था, तो ये भी एक प्रॉब्लम था। सेकंड, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आर इन द सेम ग्रुप। अच्छा, इसकी टेबल की भी वही खास बात थी जो न्यूलैंड की थी। क्या थी वो? कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब इस ग्रुप में जितने एलिमेंट उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, पीरियड में नहीं। आप कभी ये कहो सर ये पीरियड सेकंड के सारे एलिमेंट उन सब की प्रॉपर्टी सेम है, नहीं, एक ग्रुप के सब एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है, इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सेम है, इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सेम है, इन सब की आपस में प्रॉपर्टी सेम है, बट ये कई जगह पर फेल भी हो गई थी। जैसे अब अगर आप देखो, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है, ये पोटेशियम, ये सब इनके साथ मैच नहीं करते। आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो गोल्ड है, ये सिंबल किसका है? गोल्ड का। गोल्ड और सिल्वर लो रिएक्टिव मेटल है, सोडियम और पोटेशियम हाई रिएक्टिव मेटल है, और हाइड्रोजन को तो नॉन मेटल ट्रीट किया जाता है, तो नॉन मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, सब एक साथ एक उसमें कैसे आ सकते हैं ग्रुप में? इसका मतलब तो उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट प्रॉपर्टी तो डिफरेंट है। समझ में बात? तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और भी हमें प्रॉब्लम मिल सकती है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। डिसिमिलर प्रॉपर्टीज आर इन द सेम ग्रुप। आपको एग्जांपल जरूर पता होना चाहिए, हाइड्रोजन विद सोडियम, एक एग्जांपल कम से कम आपको मिनिमम जरूर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सोडियम के साथ क्यों रखा है ये पता होना चाहिए। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट आप लिख देना, इसमें आयरन, कोबाल्ट और निकल को एक ही स्लॉट में जगह दे रखी थी। क्यों? समझ में बात? तो आपको वो टेबल लर्न नहीं करनी है, आपको ये लर्न करना है, ये इनका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए ग्रुप कितने थे 8 और पीरियड कितने थे 12। नेक्स्ट, इन सब लिमिटेशन के बाद भी मेंडलिन की पीरियोडिक टेबल डोबेराइनर और न्यूलैंड से बहुत ज्यादा अच्छी थी, इवन बहुत ज्यादा, बहुत ब्रिलियंट कह सकते हैं हम इसको। उसमें कुछ अचीवमेंट थी, जैसे फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। एक तो एलिमेंट की स्टडी बड़ी सिस्टमैटिक वे में हो सकती थी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती थी, बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये बनी हुई थी। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, सबसे बड़ी बात, एक भविष्यवाणी वो करके चले गए, समझ रहे हो, एक भगवान जैसा काम करके चले गए। वो बता के चले गए कि फ्यूचर में भी कुछ नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, आप उनको जब उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ोगे आप जो मर्जी नाम दे लेना, लेकिन मेरी टेबल में वो यहीं पर फिट होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एक आध आपको बता देता हूं, एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। वो एक नाम रख के चले गए थे, एका बोरोन। एका बोरोन, ये जो एका है ये संस्कृत का वर्ड है, नॉर्मली सुना होगा, एका, एकम, है ना, वो एका बोरोन। एका बोरोन जो है वो बाद में जाकर स्कैंडियम बन गया था, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या बन गया था वो? स्कैंडियम। देखो, मेंडलीव नाम देके चला गया एका बोरोन, ठीक है, वो बोला बाद में मिलेंगे, आप उनका जो मर्जी नाम रख लेना, बट फिलहाल मैं एका बोरोन रख देता हूं, क्योंकि डिस्कवरी तो हुई नहीं थी तब तक। और भी थे, एक को वो नाम देके चला गया एका एल्यूमिनियम। क्या नाम देके चला गया? एका एल्यूमिनियम, ठीक है, बाद में बताता हूं अभी वो क्या बन गया। एक नाम और एक और था, वो एका सिलिकॉन नाम देके चला गया, एका सिलिकॉन, बाद में क्या बन गया? ये जो एका एल्यूमिनियम था ये बाद में गैलियम बन गया। क्या बन गया? गैलियम।
और ये जो ए का सिलिकॉन था ये बाद में जर्मेनियम बन गया। क्या बन गया? जर्मेनियम। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। बात समझ में आई? मेंडलीव क्या नाम देके चला गया? एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। बाद में ये क्या क्या बने? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास। कुछ एटॉमिक मास को पहले गलत ट्रीट किया जाता था, गलत माना जाता था। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले 13.9 माना जाता था, जो बाद में करेक्ट करके 9.4 लिया गया। ये किसने करेक्ट किया? मेंडलीव ने। समझ में बात? तो मेंडलीव ने इसको करेक्ट किया। पहले दुनिया समझती थी कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.9 होता है, बाद में इसने करेक्ट किया 9.4 होता है। नेक्स्ट, अब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बना दी, वो इस दुनिया से चले भी गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। काफी टाइम बाद कुछ गैसेस मिली जिनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। उनके मैं एग्जांपल लिखूं तो वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जिनॉन, ठीक है। ये सब अलग अलग है, ये आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। दोबारा मैं सिंबल लिख रहा हूँ यहाँ पे, बोल भी रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये मिली। ये नोबल गैसेस होती है। नोबल मतलब बड़ी अच्छी हैं, ये किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देती है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस, ठीक है। तो ये जो नोबल गैसेस थी, इनकी प्रॉपर्टी उससे पहले मिले हुए 63 एलिमेंट से मैच ही नहीं करती थी, किसी से मैच नहीं करती थी, सबसे अलग थी। तो मेंडलीव ने इतनी बेहतरीन तरीके से ये टेबल बनाई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसने क्या, आपको क्या करना था? एक नया ग्रुप बनाओ, ग्रुप नंबर 9 बनाओ, और उस ग्रुप नंबर 9 में सारी की सारी नोबल गैसेस रख दो, तो नोबल गैसेस भी बड़ी आसानी से फिट हो सकती थी। सो नोबल गैसेस अरेंजमेंट भी वो देकर गए थे। समझ में आ रही बात? नोबल गैसेस मिली, उनकी प्रॉपर्टी इनमें से किसी के साथ मैच नहीं होती थी, तो हमें ऐड करनी है इसी टेबल में। यही टेबल थी ना लेटेस्ट, तो हमारे पास लास्ट। तो क्या करो, इसमें ग्रुप नंबर नया ऐड करो, ग्रुप नंबर 8 तो पहले ही थे, ग्रुप नंबर 9 ऐड करो, और 9 में सारे के सारे टॉप टू बॉटम क्या रख दो? ये सारी नोबल गैसेस रख दो, तो नोबल गैसेस भी फिट हो गई। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अचीवमेंट, ड्रॉबैक्स वगैरह। अब मैं इसको बता देता हूँ ये कैसे आएगा। तो ये आपको लर्न नहीं करना है, आपको ये लर्न रखना है कि लेफ्ट टू राइट जो हमारे रो होते हैं या पीरियड होते हैं वो 12 है, और जो टॉप टू बॉटम जिनको हम ग्रुप बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं वो 8 है। नेक्स्ट, ये जो लिखा हुआ है ये फार्मूले लिखे हुए हैं कि हाइड्राइड का फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे, ऑक्साइड का फॉर्मूला आप ऐसे लिखोगे। मतलब इस ग्रुप का अगर आप कोई एलिमेंट लोगे ना, उसको मैं R से लिख लेता हूं, तो उसका ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला R2O रहेगा। जैसे H के साथ लिखना पड़ा तो H2O, लिथियम के साथ लिखा तो Li2O, सोडियम के साथ लिखा तो Na2O, पोटेशियम के साथ लिखा तो K2O, कॉपर के साथ लिखा तो Cu2O। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर इस सेकंड ग्रुप के एलिमेंट के साथ आप कोई ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे तो वो सिर्फ RO आएगा, जैसे BeO, MgO, CaO, ZnO। समझ में आ रही बात? जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिमिलरली ये हाइड्रोइड के फॉर्मूले मेंशन है। तो यहाँ R का मतलब है जिस ग्रुप में ये लिखा है उस ग्रुप के एलिमेंट को ले लेना, और O का मतलब ऑक्सीजन है, और H का मतलब हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आप कहोगे सर ये कैसे लर्न करेंगे? तो ये आपको अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो ये पेपर में आपको मेंशन होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 में हाइड्रोइड का फॉर्मूला RH4 था, तो बताओ कैल्शियम कार्बन हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखो, समझने पर, या सिलिकॉन हाइड्राइड का फॉर्मूला लिखो। तो ये ऐसे आपके पास पेपर में आएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। एक जो मिस्टेक थी वो मैं आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक, वो ये यहां पर मेंशन है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लगातार इंक्रीज होता था, मतलब पहले कम एटॉमिक मास, फिर ज्यादा एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास। लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 और निकल का है 58.7, है ना? तो 58.7 पहले आना चाहिए और 58.9 बाद में आना चाहिए, या निकल पहले आना, यानी कि निकल पहले आना चाहिए और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए। ये भी एक इसकी प्रॉब्लम थी। तो कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ अचीवमेंट, आई होप ये आपको क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।